Good morning, students, and good morning, viewers. You all are welcome to my YouTube class, Syllabus Guidance. Today's our topic is Ohm's Law and Resistance of Conductor. तो Ohm's Law, ओम्स एक साइंटिस्ट का नेम है जिन्होंने इस ओम्स मैंने एक रूल दिए हैं इलेक्ट्रिक के करंट और फ्लो ऑफ करंट एंड जो पोटेंशियल डिफरेंस है उनके बीच में एक रिलेशनशिप जो होती है उसके बारे में उन्होंने एक लॉ दिया है. अकॉर्डिंग टू हिम दिस लॉ इज ओम्स लॉ. तो ओम्स लॉ क्या है? According to Ohm's law, at constant temperature, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends. इसका मीनिंग क्या है? यदि हम एक कंडक्टर के एक सिरे से दूसरे सिरे पर एक निश्चित तापमान पर करंट को फ्लो होने देते हैं तो वो जो फ्लो होगा करंट वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी समान अनुपाती होगा. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है समान अनुपात. अब हम लोग एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है थोड़ा सा मैं बता दे रही हूँ. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जितनी करंट फ्लो होगा पोटेंशियल डिफरेंस भी उतने ही होगा. यदि करंट फ्लो ज़्यादा होगा यानी उसकी वैल्यू अगर बढ़ेगी तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी बढ़ेगी. अगर करंट फ्लो कम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होगा. अब ये सवाल होता है ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कम या ज़्यादा होता है. तो देखिए मैं एक इसके लिए एक अलग से वीडियो मैं बनाई हूँ, फिर भी 2 लाइन में बता दे रही हूँ. ये देखिए इसको मैं दिखा रही हूँ. ये देखिए मैंने एक बीच में चार्ज रखा और उसके चारों ओर एक डॉटेड सर्कल बनाए हैं. तो ये है एक इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोलेंगे, किसको बोलेंगे? वह फील्ड जहाँ कोई और मतलब वो फील्ड जहाँ पे पहले से कोई चार्ज होगा यानी आवेश होगा, वो उस आवेश के मतलब यदि हम रखते हैं तो उसके चारों ओर उसका प्रभाव पड़ता है. तो जितना दूर तक उस चार्ज का प्रभाव पड़ेगा उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर के एरिया को हम बोलते हैं इन्फिनिटी. यदि हम कोई चार्ज को इन्फिनिटी से उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाते हैं तो शुरू में उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा जैसे जैसे हम उसकी सेंटर की ओर जाएंगे तो डिफरेंस क्या होगा? बढ़ने लगेगा. क्यों बढ़ने लगेगा? क्योंकि दोनों में देखिए आपका इसमें मैं दिखा रही हूँ बीच में क्या है? पॉजिटिव चार्ज है. हम एक और पॉजिटिव चार्ज लाएंगे तो दोनों में क्या होगा? चार्ज में रिपल्शन होगा. फिर भी हम जब ज़बरदस्ती उसके चार्ज के दोनों सेम चार्ज को पास लाएंगे तो चूँकि रिपल्शन अधिक होगा इसलिए उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी अधिक होगा. ठीक है, इसके लिए मैं वीडियो बनाई हूँ एक और, आप लोग उसको देख लीजिए. अब हम लोग ओम्स लॉ पे आते हैं. तो ओम्स लॉ को मैंने अभी बताया है कि एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड. ठीक है. इफ I इज करंट फ्लोइंग, यदि जो करंट का फ्लो हो रहा है यदि हम उसको I मानते हैं किसके थ्रू? कंडक्टर के थ्रू. और जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा यानी जो वोल्टेज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स वोल्टेज, वोल्टेज को यदि हम V मानते हैं तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमने अभी बताया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी I जो होगा प्रोपोर्शनल होगा किसका? V का. ये देखिए मैं दिखा रही हूँ. I प्रोपोर्शनल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर. तो हम लोग I प्रोपोर्शनल V भी लिख सकते हैं या फिर V प्रोपोर्शनल I भी लिख सकते हैं. तो ये प्रोपोर्शनल को जब हम हटाएंगे तो V इक्वल टू R इंटू I. अब R क्या हो गया? R का मतलब हो गया रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध. प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? जैसे इलेक्ट्रिक फ्लो हो रहा है तो जो फ्लो हो रहा है एटमों के बीच
में उसमें से जो रुकाव पैदा होती है, जैसे मान लीजिए हम लोग एक बॉल को फेंकते हैं, है ना, तो जब वो सरफेस के थ्रू बॉल जाती है तो उसमें थोड़ा सा क्या होता है, कोलाइड होता है, यानी उसमें थोड़ा सा टकराने से उसका स्पीड क्या हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है। तो उसमें से क्या हो गया, उसको फ्लो होने से रुक गया, यानी धक्का लगा तो रुक गया, तो इसको कहा जाता है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में और भी बताएंगे, लेकिन पहले मैं ये बता दूं ये रेजिस्टेंस कितना होगा, यानी वो जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा उसको रोकेगा तो किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा आपका ये जो कंडक्टर है उसकी नेचर पर, उसकी लेंथ पर, उसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस पर और उसकी टेम्परेचर पर। ठीक है, तो ये जो एबव का इक्वेशन है उसको हम लोग और किस तरह से लिख सकते हैं। देखिए एबव इक्वेशन में हमने ये देखिए हमने बताया है V इक्वल टू R इंटू आई। ठीक है, तो इनमें से हमारा V का वैल्यू निकलेगा, इस तरह से हम लोग R की वैल्यू निकल सकते हैं, इस तरह से हम लोग I की वैल्यू भी निकल सकते हैं। तो R इंटू आई को हम लेफ्ट में लाएंगे, इक्वल टू V लिखेंगे, फिर उसमें से R की वैल्यू निकालेंगे तो R इक्वल टू V अपन I, यानी वो मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होके नीचे आ गया है। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या बोलेंगे कि V अपन I इक्वल टू R। तो V इक्वल टू क्या है, V इक्वल टू यानी वोल्टेज इक्वल टू है पोटेंशियल डिफरेंस। I इक्वल टू क्या है, I इक्वल टू है करेंट एंड R इक्वल टू है रेजिस्टेंस, जो कि कांस्टेंट रहता है यानी स्थिर रहता है। ठीक है ना, तो इसको हम कैसे स्थिर रख सकते हैं इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग इसी के बारे में और थोड़ा सा बात है उसको बताते हैं। ये जो हमने V अपन I इक्वल टू R लिखे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, यानी V के जगह में हम लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अपन करेंट इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, ओके ठीक। अब हम लोग क्या देखते हैं, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस applied between the end of a conductor and the current flowing through it is a constant quantity called resistance, है ना। यानी हम क्या बोलते हैं, वह अनुपात, रेशियो मीन्स वो अनुपात होता है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी जो वोल्टेज होता है जिसको हम V मानते हैं और जो करंट फ्लो होता है जिसको हम I मानते हैं, उसके अनुपात को हम रेजिस्टेंस कहेंगे। ठीक, तो V अपन I इक्वल टू R, देन V इक्वल टू 1 इंटू R, देन V इक्वल टू I इंटू R, देन V अपन R इक्वल टू I, और करंट की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं I इक्वल टू V अपन R। ठीक है, तो ऊपर से हमने जितने भी पढ़ा उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, उससे हम लोग ये बोल सकते हैं the current is directly proportional to potential difference and the current is inversely proportional टू रेजिस्टेंस। तो इन दोनों का मीनिंग क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अभी बताई हूँ, मतलब जो करंट होगा वो किसका होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। जितनी करंट होगी पोटेंशियल डिफरेंस उतनी होगी, करंट बढ़ेगी तो वो भी बढ़ेगा, करंट घटेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी घटेगा। लेकिन जो रेजिस्टेंस होगा वो इन्वर्सली होगा। इन्वर्सली मतलब जैसे हम लोग देखेंगे मैथमेटिकल में लिखते हैं, जैसे हम लोग लेके यहाँ पे I इक्वल टू 1 अपन R, तो वो R नीचे चला गया, यानी उसका वैल्यू क्या होगा, घटते बढ़ते रहेगा, दोनों की वैल्यू इक्वल में नहीं रहेगा। जब दोनों की वैल्यू इक्वल में नहीं होगा तब हम बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, है ना। तो कंडक्टर मतलब जिसके थ्रू
करंट पास होगा, उसको हम बोलते हैं कंडक्टर। अब आप बोलेंगे वो कंडक्टर कैसे रेजिस्ट करेगा, कैसे उसको रोकेगा करंट फ्लो को होने से, तो उसके बारे में अभी हम लोग बताएंगे। तो मैं एक पहले एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए अभी अभी हमने बताया है कि दो बॉल है, हमारे पास दो बॉल है ना। तो जब दो बॉल एक दूसरे के साथ जाते हैं, मतलब उसमें से होकर जाते हैं, तो वो बॉल क्या होता है, आपस में इलेक्ट्रॉन क्या है, हम इलेक्ट्रॉन को दो बॉल मान लेते हैं। तो जब इन लोग आपस में ऐसे टकराते हैं तो टकराने से उसकी स्पीड क्या हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है। उसी तरह से हम लोग इसको पढ़ेंगे, द इलेक्ट्रिक करंट इज ए फ्लो ऑफ ए इलेक्ट्रॉन्स, क्या जो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता है उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, जब वो कंडक्टर के थ्रू फ्लो होता है। व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंडक्टर टू द अदर पार्ट, दे कोलाइड ईच अदर, वो एक दूसरे से कोलाइड होते हैं, मतलब है ना, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कोलाइड होते हैं। और फिर क्या हो जाता है, कोलाइड होने से उसकी जो फ्लो होता है, फ्लो होने में उसमें थोड़ा सा स्पीड जो है कम हो जाता है, उसी को कहता है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यू टू दिस कोलिजन देयर इज सम ऑब्स्ट्रक्शन और अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर। ये जो प्रॉपर्टी होती है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू व्हिच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू, इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया जब किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो होगा उसमें कौन सा रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो हम लोग अभी फिर वही बता सकते हैं कि रेजिस्टेंस, ये देखिए, रेजिस्टेंस इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपन करंट, और R इक्वल टू V अपन I। ये भी किस पर डिपेंड करेगा, लेंथ पर, थिकनेस पर, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। ठीक, इस पर वो रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा कि वो किस चीज़ का जो क्या बोलते हैं कंडक्टर है, वो किस चीज़ का बना होता है, कौन से मेटल का बना होता है, उसकी लेंथ कितनी है, उसकी थिकनेस कितनी है, उसकी नेचर कितनी है। तो मैं ये आपको एक चीज़ और बता रही हूँ, यदि हमारा कंडक्टर यानी वायर लॉन्ग होगा, है ना, तो उसका यदि कंडक्टर लॉन्ग होगा, ये लॉन्ग वायर हैज़ मोर रेजिस्टेंस, उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस माने प्रतिरोध। यदि तार लंबा होगा तो प्रतिरोध क्या होगा, अधिक होगा, और यदि तार छोटा होगा, शॉर्ट होगा, तो उसमें रेजिस्टेंस भी कम होगा। ठीक, यानी तार लंबा हुआ रेजिस्टेंस अधिक हुआ, तार छोटा हुआ तो रेजिस्टेंस कम होगा। उसी तरह से मोटा होने से क्या होगा, यदि वायर यानी कंडक्टर मोटा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। यदि वो पतला होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, मोर होगा, है ना। तो इसी तरह से हम लोग टेम्परेचर का भी बोल सकते हैं, यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ये समझ गए। अब हम आते हैं उसके यूनिट पर, यूनिट क्या होता है। ठीक है, तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, क्योंकि इसको ओम ने किया इसलिए इसको रेजिस्टेंस जो होगा ओम होगा। व्हिच इज डिनोटेड बाय द सिंबल ओमेगा। ओमेगा देखिए मैंने एक सिंबल बनाया है, ये ओमेगा हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग इसको पढ़ लिए। फिर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अपन करेंट। हाँ, ये देखिए हमने एक ओम का वो बना दिए, सिंबल बना दिए बड़ा सा करके, देखिए। हाँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस अपन करंट इक्वल टू रेजिस्टेंस एट ए कांस्टेंट। ठीक, तो ये हमने इसका जो मैथमेटिकल जो है उसको भी हमने लिख दिए हैं, ये तो हम पहले भी बताए हैं, लिख दिए हैं। अब हम ये बताते हैं इफ द पोटेंशियल डिफरेंस भी, यदि पोटेंशियल डिफरेंस भी हो, है ना, और फिर I वोल्ट 1 वोल्ट ऑफ द एंड द करंट इज I हो, उसका जो करंट, सॉरी मैं ये बता रही हूँ, यदि वोल्ट जो होगा डिफरेंस वोल्ट यदि 1 होता है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी जिसको हम V बोल रहे हैं वो यदि 1 हो, और यदि करंट जो होता है जिसको हम I बोलते हैं, यदि वो करंट 1 एम्पियर हो, फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर, देन रेजिस्टेंस R क्या हो जाएगा, R जो होगा वो देखिए मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, वो 1 ओम हो जाएगा। देखिए 1 ओम
ओम इक्वल टू 1 वोल्ट अपन 1 एम्पियर। यानी हम ये कह सकते हैं 1 ohm is the resistance of a conductor such that when a potential difference of a 1 volt is applied to its end, a current of I ampere flow through it। ये देखिए मैं इसमें बता रही हूँ, इसको आप लोग देख लीजिए। ये देखिए हमने जो बताया ये इसको मैं अंडरलाइन कर दे रही हूँ। ठीक, उसके बाद ये मैं एक चीज़ और बता रही हूँ, ये आप लोगों का हो गया रेजिस्टेंस। उसके बाद मैं एक चीज़ बता रही हूँ, हम लोग मार्केट से भी कुछ रेजिस्टेंस लाके जो एक सर्किट बनाते हैं, कैसे बनाते हैं वो दिखा रही हूँ मैं आपको। एक देखिए हमने एक 9 वोल्ट का बैटरी लाए, ठीक, उसके साथ हमको जोड़ना है एक एलईडी बल्ब जिसका वो कैपेसिटी है लेने का 2 वोल्ट। तो अब हम लोग उन दोनों को कैसे जोड़ेंगे? हमने तो वो करंट फ्लो का जो रेजिस्टेंस है वो तो समझ लिए, लेकिन जब हमको एक सर्किट बनाना हो तब हम उसको कैसे करेंगे तो उसको मैं बता रही हूँ। बैटरी का वोल्ट 9V, करंट लेता है 2 वोल्ट। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बैटरी में 2 टर्मिनल होते हैं, 2 एंड होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और जो हम एलईडी बल्ब लाएंगे उसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। अब हम सोचेंगे कि हम पता कैसे चलेगा पॉजिटिव कौन सा है नेगेटिव कौन सा है? तो हमने देखा है जो एलईडी बल्ब होता है, पॉजिटिव वाला जो लेग होता है, एंड होता है, टर्मिनल होता है, वो थोड़ा लंबा होता है किसकी तुलना में? जो नेगेटिव वाला एंड है उसकी तुलना में। तो पॉजिटिव वाले को हम एनोड बोलेंगे और नेगेटिव वाले को हम कैथोड बोलेंगे, ठीक है। तो बैटरी का जो पॉजिटिव एंड है वो बल्ब के पॉजिटिव सिरे से जोड़ेंगे और बैटरी का जो नेगेटिव एंड है वो हम उसके नेगेटिव एंड से जोड़ेंगे, ठीक है। जोड़ दिए। अब हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या डेटा मिल गया है। अब हम देखते हैं हमारे पास बैटरी वोल्ट मिल गया 9V, एलईडी बल्ब का वोल्ट हो गया 2V। अब दोनों में डिफरेंस देखते हैं, कितना डिफरेंस है? 9 - 2 7V, है ना। अब हम लोग उसको कैलकुलेशन करेंगे कि हमको कितने पावर का रेजिस्टेंस इस सर्किट में जोड़ना पड़ेगा। हाँ, जिससे कि हमको 9 वोल्ट फ्लो होने के बावजूद भी हमको कितने वोल्ट प्राप्त हो? 2 वोल्ट प्राप्त हो, ताकि वो बल्ब हमारा डैमेज होने से बच जाए और वो ग्लो करे, है ना, वो लाइट अप हो जाए, लीट अप हो जाए, ठीक। तो देखिए हमने कैलकुलेशन बनाया है। देखिए बैटरी वोल्ट 9V, एलईडी वोल्ट 2V, डिफरेंसेंस 9 - 2 7V। अच्छा, एक चीज़ मैं बीच में और बता दे रही हूँ, जब हम एलईडी बल्ब लेते हैं उसमें देखिए लिखा होगा, उसमें देखिए लिखा होगा 20 मिली एम्पेयर, है ना। 2 वोल्ट लिखा नहीं होता है, 20 मिली एम्पेयर। मिली एम्पेयर जो होता है एम्पेयर से छोटा होता है, जैसे हमारा ग्राम से मिलीग्राम, उसी तरह से। तो जब हम मिली एम्पेयर को एम्पेयर में कन्वर्ट करेंगे उसको हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए हमने 1000 से डिवाइड ब्रैकेट में शो कर दी हूँ अलग से। तो 20 मिली एम्पेयर को 1000 से डिवाइड करेंगे। ये देखिए मैंने डिवाइड किए हैं, हाँ डिवाइड कर दिए, उसमें हमारा आंसर आया 0.2, ठीक है। अब हम इस सारे जो हमको वैल्यू है उस वैल्यू को हम फार्मूला के ऊपर पुट करेंगे। पहले हमने फार्मूला लिख लिया R = V/I, ठीक है। तो इक्वल टू V हमारा कितना निकला? 9 - 2 यानी 7 वोल्ट। और इसमें I कितना है? जो करेक्ट फ्लो हो रहा है I कितना है? 0.02, जो कि हमको यहाँ से मिला है, ठीक है। अब उसको देखिए हम लोग फॉर्म लगाने के बाद क्या है, 0.02 से पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में 100 से मल्टीप्लाई किए, क्योंकि पॉइंट के बदले में 1 आया और पॉइंट के बाद जितने सारे डिजिट होते हैं उसमें 0 लगता है। तो पॉइंट के बाद ऊपर में 1 और डबल 0 हो गया। फिर उसको हम लोग 700/2 आया तो 2 से डिवाइड किए तो हमारा आंसर आया 350, ठीक है। अब हम देखिए एक वो दिखा रहे हैं, ऊपर उसको दिखा रही हूँ। अब देखिए ये जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस हमको कितना लगाना पड़ेगा?
350 का लगाना पड़ेगा। अब हम बोलेंगे ये 350 हमको पता कैसे चलेगा। एक तो हमको उसकी अगर जिसको पहचान है वो उसका कलर देख के उसका साइज देख के समझ जाते हैं। यदि आपको उसकी पहचान ना हो, आप किसी भी इलेक्ट्रिक शॉप में जाके बोलेंगे मुझे 350 का रेजिस्टेंस चाहिए तो वो दे देगा। इस तरह से देखिए मैंने दिखाया एक सर्किट तैयार करेंगे, या फिर हम लोग मल्टीमीडिया से भी उसका वो कर सकते हैं, मल्टीमीटर से भी हम लोग उसको पता कर सकते हैं। मल्टीमीटर होता है सबके घर में, या नहीं भी होता है तब दुकान से सीधा बोलिए कि हमको 350 रेजिस्टेंस दीजिए तो वो दे दे, पावर का रेजिस्टेंस दीजिए वो दे देगा। ठीक, तो उसके बाद देखिए हमने उसको जोड़ दिए। जोड़ने के बाद जब करंट फ्लो होगा, कैसे होगा उसको मैं अभी दिखा रही हूँ, ये देखिए करंट जब फ्लो होगा, फ्लो कितना हो रहा है, 9 वोल्ट फ्लो हो रहा है, लेकिन बीच में देखिए वो थोड़ा सा क्या है, नैरो हो गया है, यानी उसमें से वो 9 वोल्ट को जाने नहीं दे रहा है, रेजिस्टेंस लो रोक ले रहा है। कितना को जाने दे रहा है, ओनली 2 वोल्ट को जाने दे रहा है। अब वो बोलोगे कि ये कैसे रुक गया, तो हम लोग ये देखिए इसको दिखा रहे हैं। मान लीजिए एक रबर का पाइप है, ठीक है, उस रबर का पाइप में से पानी इतनी मोटाई से यानी 9 वोल्ट फ्लो हो रहा है, उसको हम लोग ऐसे दबा देते हैं। देखिए दबा देने से क्या होता है, इधर तो पानी पूरा रहता है लेकिन यहाँ का पानी क्या होता है, फ्लो थोड़ा सा कम हो जाता है ना। तो वैसे ही आप लोग मान के चलिए ये भी डायरेक्शन ऑफ फ्लो भी ऐसे होगा। देखिए हमने इसमें दिखाया है द रजिस्टर रेस्ट्रिक्ट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो रजिस्टर होगा वो ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को रोक देगा। ठीक है, इस तरह से 9 वोल्ट को हम रेजिस्टेंस जो होता है वो कम कर देगा और 2 वोल्ट को पास होने देगा। तो ये इसमें एक ग्राफ भी है, मैं ग्राफ को दिखा रही हूँ। ग्राफ हमने बनाया है V और I के बीच में, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और करंट फ्लो में। तो हमने बताया था वो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के। तो जब हमने इसका एक ग्राफ बनाया, देखिए मैं एक ग्राफ बनाई हूँ, एक तरफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, तो हम लोग देखिए एक तरफ हम लोग लिखते हैं करंट और एक तरफ लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब करंट को फ्लो ज़्यादा होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता है। इस कैसे हमको पता चलता है, क्योंकि देखिए ये जो एक स्ट्रेट लाइन हमको ऊपर की ओर जाते हुए दिख रहा है। ठीक, इसका देखिए एक हमने और एक बनाया है, ये देखिए इससे आप लोग समझिए। ये बीच में इसमें है देखिए 0 से 1 2 3 4, ऐसे इधर भी 1 2 3 4 है। ये देखिए जैसे जैसे हम लोग एम्पियर को बढ़ाएंगे वोल्ट भी बढ़ते रहेंगे। देखिए एम्पियर है, बोलो इसको, यहाँ एम्पियर है, यहाँ वोल्टेज है। ये देखिए ना, ये जैसे ये एम्पियर है ना, ये एम्पियर मतलब क्या है, करंट फ्लो है, और ये देखिए वोल्ट है यानी पोटेंशियल डिफरेंस है। तो देखिए इसमें 1 में जब था तो कैसे होता है, ये देखिए मैं दिखा रही हूँ, आप लोग देखिए दोनों बराबर होता है, बोलो ना, लेकिन आता है दोनों क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, माने एक बढ़ेगा तो दूसरे भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरे भी घटेगा, दोनों बराबर होता है। प्रोपोर्शनल का मतलब भी होता है समान अनुपात, इसकी मात्रा जितनी उसकी भी मात्रा उतनी। तो ये बहुत लोग ग्राफ को घबराते हैं कि कैसे बनता है, समझ में नहीं आता है, मैं आज आप लोगों को बता दी। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए मैं बना दी, हिंदी में भी बताएं इंग्लिश में भी बताएं, क्योंकि वो दोनों ही सिलेबस में है, NCERT में भी है, SCERT में भी है। तो आप लोग इसको देखिए और समझिए, दूसरों को भी शेयर कीजिए, खुद भी पढ़िए, बार बार खोल खोल के इसको देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी वंस अगेन।